शुरुआत सगिरी के पास्ट से होती है, जब एक कहानीकार ने कहानी सुनाते हुए फांसी देने को कहा। सगिरी के पिता यमादा किचिजी ने उसका सिर काटने के बाद भी उसकी आखिरी ख्वाहिश को स्वीकार कर लिया। कहानीकार ने अपनी कहानी खत्म की, उसे पता ही नहीं चला कि उसका सिर कलम कर दिया गया है। यह एकदम सटीक झटका था, जिससे बिना दर्द और भावनाओं के आदमी को मौत की नींद सुला दिया जाता है। ये सब देखने के बाद सगिरी ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। काफी सालों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सगिरी को जब अपना पहला एग्जीक्यूशन दिया गया, तब उसने सफलतापूर्वक एक ही झटके में अपराधी का सिर काट दिया। लेकिन बाद में वो प्रेत उसके ऊपर झपटते हुए दिखाई देता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि उसकी तलवारबाजी में उस इंसान को मारने का अफसोस होने का डर है, इस वजह से इंसान को मरते समय और ज्यादा दर्द हुआ होगा। उसके सीनियर ने उसे अपने ब्लेड को देखने के लिए कहा। ब्लेड रिफ्लेक्शन में वो फिर से प्रेत को देखती है। सगिरी ने महसूस किया कि उसका ब्लेड डर से भारी हो रही है। वो सोचती है कि कैसे वो अपने पिता की तरह अपने दिल से डर को खत्म कर सकती है। प्रेजेंट टाइम में भर्ती किए गए अपराधियों को शोगुन महामहिम के सामने इकट्ठा किया जाता है। इस बीच सगिरी अपराधियों को देख रही है और उनकी पहचान का पता लगा रही है, जिसमें चोरों और सीरियल आगजनी करने वालों से लेकर हत्यारे तक शामिल है। प्रमुख समुराई अपराधियों को शिनसेंक्यो की यात्रा करने और जीवन के अमृत के साथ लौटने का अपना मिशन बताना शुरू करते हैं। जो कोई भी मिशन पहले पूरा करेगा, उसके पहले के सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। सगिरी ने नोटिस किया कि इस बात से अपराधियों का मूड तुरंत बदल जाता है। उसने नोटिस किया कि उनमें से एक सीरियल किलर मुक्त होने और सारे अपराध माफ करने का अवसर दिए जाने से एक्साइटेड हो रहा है। वो सोचती है कि क्या वो किसी इंसान को बिना किसी संदेह या भय के मार सकती है, अगर वो जानती हो कि वो इंसान वास्तव में बुरा है। इस बीच उसने नोटिस किया कि गोबीमारू बोर्ड होकर सिर्फ जम्हाई ले रहा है। कैदियों में से एक कुनोइची नाम की महिला गोबीमारू को पहचानती है। वो कहती है कि वो अफवाहों की तुलना में छोटा और अधिक मनहूस दिखता है। गोबीमारू अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए माफी मांगता है, जबकि सगिरी ने खुद स्वीकार किया कि वो पहले गोबीमारू से सावधान थी, लेकिन अब वो इतना उदासीन है जैसे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो। क्या वो अन्य अपराधियों की तरह ही है या वो उनसे भी अधिक बुरा है? वो अपने ब्लेड में देखती है, लेकिन जब वो अपने ब्लेड के रिफ्लेक्शन में एक प्रेत को हेलुसिनेट करती है तो वो कांप उठती है। इसके बाद समुराई कैदियों को उस आइलैंड के बारे में बता रहा है जहां वे जाने वाले हैं। हालांकि अपराधी चिल्लाने लगते हैं, इसलिए समुराई अपराधियों को उनके मुखौटे हटाने को कहता है। वे फिर एक सफेद चादर में ढकी एक चीज को उनके सामने लाए। उन्होंने सफेद चादर हटा दी और चादर के नीचे एक आदमी था, जिसके बॉडी से फूल पत्तियां निकल रही थी। समुराई बताते हैं कि वो केवल एक इंसान है जो हाल ही में मिशन से जीवित लौटा है। जैसा कि वे देख सकते हैं, वो अब इंसान नहीं रहा। जब वो लौटे तो उनके पूरे शरीर में गांठें थी, जो अगले दिन फूलने लगी। उसे मिशन के लगभग 60 और सदस्य अभी भी लापता है। उनके साथ आइलैंड पर क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, ये देखते हुए कि उनके सामने आदमी ही उनकी जानकारी का अकेला गवाह है। अपराधी रोना शुरू कर देते हैं कि कैसे उन्हें यह नहीं बताया गया था कि आइलैंड कितने खतरनाक है। इस बीच एक समुराई जोर देकर कहता है कि फूलों का खिलना एक मिस्टिकल ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि यह स्वर्ग से आया है। अपराधी उसके खिलाफ बहस करते हैं तो प्रमुख समुराई जवाब देता है कि वे चाहे अभी भी मिशन से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर टैटू वाला एक आदमी उठकर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाता, एक असीमन समुराई उसका सिर काट देता है। प्रमुख समुराई आगे बताते हैं कि जब वे आइलैंड पर जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे तो यमराज समुराई भी उनके साथ जाएंगे। आखिरकार ये सभी मौत की सजा पाने वाले अपराधी हैं, इसलिए यमताज समुराई उनके साथ उनके मॉनिटर के रूप में रहेंगे। अगर अपराधी भागने की कोशिश करते हैं तो उनका मौके पर ही सिर कलम कर दिया जाएगा। किसी कारण से अगर उनके समुराई की मृत्यु हो जाती है तो उनका भी सिर काट दिया जाएगा। यदि वे बिना समुराई के वापस लौटते हैं तो उन्हें नाव पर चढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। गोबीमारू सगिरी से पूछता है कि क्या ये सच है, जिस पर वो तुरंत हाँ करती है। वो इसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है, जिससे सगिरी को लगता है कि वो बहादुर है या सिर्फ बेवकूफ है। शोगुन तब समुराई के कान में कुछ फुसफुसाता है। उनका ऑर्डर सुनने के बाद प्रमुख समुराई आगे बताते हैं कि इससे पहले कि वे मिशन पर जाए, उन्हें अपनी संख्या कम करनी होगी। वे सभी आइलैंड पर नहीं जा सकते क्योंकि शिप्स की कैपेसिटी और यहाँ यमराज समुराइयों की संख्या लिमिटेड है। अपराधी उसके कहने के मतलब से कंफ्यूज्ड है, लेकिन उनमें से एक धीरे धीरे बोलता है। एक नौजवान लड़का दूसरे अपराधी का गला दबा रहा था और तब उन्हें समझ आया कि समुराई बस चाहता है कि वे एक दूसरे को मार डालें। वो एक दूसरे आदमी के सिर पर पत्थर से वार करता है। प्रमुख समुराई उसकी बात से सहमत है। जो कोई भी यहाँ मरता है वो वैसे भी मिशन के लिए बेकार है। हालांकि वो अपराधियों को चेतावनी देता है कि वे अपने हाथ न खोलें। एक अपराधियों दूसरे की गर्दन तोड़ता है, एक दूसरे को लात मारता है और कुछ दूसरे के सिर को पत्थर से मारते हैं, जबकि गोबीमारू चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, एक एक कर अपराधी मारे जाते हैं। शोगुन लड़ाई का मजा ले रहा है, क्योंकि वो ज्यादा उम्र होने की वजह से काफी दिनों से मौत की लड़ाई नहीं देख पाया है।
इस बीच समुराई शोगन को कंटेम्प्ट में रखता है क्योंकि हाथ बंधे हुए फाइट को देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर शोगन दूसरे समुराई से पूछता है कि किस अपराधी के आगे लाल निशान है। लाल निशान के अपराधियों के पास स्पेशल पावर होती है। समुराई उन्हें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले सुनहरे बालों वाले लड़के के बारे में बताते हैं जिसने लड़ाई शुरू की। अपनी कम उम्र के बावजूद उसने डाकुओं की एक टोली को अकेले ही खत्म कर दिया था। इसके बाद वो एक महिला की ओर इशारा करता है जिसने गोबीमारू को पहचान लिया था। महिला एक कानोची है जिसने महल में सभी मंत्रियों को मार दिया था। फिर एक लंबे बालों वाला महान तलवारबाज जिसे ब्लेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक हल्क जैसा आदमी देखते हैं जो कि पहले भालू का सिर खाता था। अफवाहें हैं कि उसके शरीर पर न तो तलवारें और न ही भाले का उस पर असर होता है। उनमें से सबसे अनोखी पावर वाला लेजेंड गोबीमारू द हॉलो है। हालांकि जब समुराई उसकी ओर इशारा करते हैं तो वे कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि गोबीमारू सिर्फ उनके बीच में खड़ा है। किनारे पर सगिरी से ईजन नाम का आदमी पूछता है कि क्या वो उनसे डर महसूस कर रही है। ईजन ने उसे बताया कि अपराधी आइलैंड पर और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाएंगे, बल्कि वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते। जब अगर ऐसा होता है तो क्या तुम उन्हें मार पाओगी? वो शायद पलटकर जवाब नहीं दे पाएगी। ईजन उससे पूछता है कि उसने तलवारबाज बनने की जहमत क्यों उठाई है। एक योद्धा की बेटी को अपनी हवेली में चुपचाप रहना चाहिए। सगरी एक गहरी सांस लेती है और उसे जवाब देती है कि अगर वो पहले कर सकती थी तो वो अभी भी करेगी। हालांकि जब वे छोटे थे तब भी वो पहले से ही जानती थी कि यमता कबीले में पैदा हुआ हर व्यक्ति लोगों को मारकर ही अपना जीवन जीते हैं। शरीरों पर तलवारों का टेस्टिंग, अपराधियों के सिर कलम करना और लाशों से दवाएं बनाना ही उनका फ्यूचर है। जब वो छोटी थी तब बच्चों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और उस पर पत्थर फेंके, पर वो बदले में कुछ भी नहीं कर पाई थी। इसलिए उसने तलवारबाज बनने का फैसला किया था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अपराधियों की एक टोली यहाँ से बाहर निकलने की योजना बनाती है। वे साजरी को देखते हैं और हमला करने और उसकी तलवार चुराने का फैसला करते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। ईजन उन्हें मारने के लिए कदम आगे बढ़ाता है लेकिन सगिरी उसे रोकती है। वो खुद उनके पास जाती है। वह याद करती है कि कैसे पास्ट में वो बच्चों से अड़ाने की बजाय उन पर वार करती है। वो अपनी तलवार उठाती है और हमला करने के लिए तैयार होती है। उसे लगता है कि उसका डर फिर से सामने आ रहा है, लेकिन वो अभी भी उन अपराधियों का सिर काट देती है। वो सोचती है कि उसका डर उसे क्यों जकड़ता रहता है, लेकिन फिर वो अचानक गोबीमारू को ये कहते हुए सुनती है कि लोगों को मारना कभी भी ठीक नहीं माना जाता। गोबीमारू अब शोगुन से पूछ रहा है कि क्या वो किसी और तरीके से लोगों को नहीं चुन सकता है। हम सभी हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन उन सभी ने लोगों को अपनी मर्जी से नहीं मारा है, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि तुम चाहते हो। वो शोगुन को उनकी मौत का कसूरवार बताता है, इसलिए शोगुन का गार्ड उस पर गुस्सा हो जाता है। इस बीच मुखिया समुराई अपराधियों के एक समूह को गोबीमारू को मारने का आदेश देता है। यदि वे सफल होते हैं तो वे उसे पैराडाइज आइलैंड के मिशन में शामिल करेगा। अपराधी उसकी बात को मान लेते हैं और उनमें से एक पत्थर उठाता है। गोबीमारू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी जवाब देता है कि उसे लोगों को मारने में कोई समस्या नहीं है। वो गोबीमारू पर पत्थर फेंकता है, लेकिन गोबीमारू उसे चकमा दे देता है। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से गोबीमारू आह भरता है और फैसला करता है कि उसे वापस लड़ना होगा। अपराधी उससे पूछता है कि क्यों। गोबीमारू किसी को मारना नहीं चाहता। वो जवाब देता है कि वह मारने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि उसे लगता कि वह किसी चीज के बोझ के तले दबने वाला है। लोगों को मारने पर उसके दिल और दिमाग पर जोर पड़ता है। फिर वो अचानक अपने हाथों से अपराधी का गला चीर देता है। वो उन पर हमला करता है। गोबीमारू उनमें से किसी को सिर पर लात मारकर और किसी को अपने दांतों से भी उन्हें मारता है। उनमें से एक टोली उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन वो आसानी से उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। उनकी लड़ाई उन्हें नदी के किनारे पर ले आती है, जहाँ गोबीमारू अपने सभी हमलावरों को मारता रहता है। आखिरी हमलावर को उसके सीने में हाथ डालकर खत्म करता है। शोगुन और समुराई उसके फाइटिंग स्किल से हैरान हैं। ऐसा लगता है कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि उनके सामने एक खतरनाक आदमी है जो लोगों के खून से नहा रहा है। वो वास्तव में ही लेजेंड ऑफ हॉलो है। इस बीच सगिरी अपनी तलवार में देखती है कि गोबीमारू भी उसकी तरह ही लोगों की मौत से बोझ में दबा जा रहा है, पर उसने इस चीज पर काबू पा लिया है। उसके गाल पर एक आंसू गिर जाता है, जिस पर ईजन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उससे कहता है कि क्या गोबीमारू को मारने की जिम्मेदारी उसके लिए बड़ी तो नहीं है, लेकिन वो अपने इरादा पक्का करती है और उसे मारने का वादा करती है। प्रमुख समुराई ने ये भी बताया कि बचे हुए सभी लोग मिशन में शामिल होंगे, जिनमें रोकुर्ता द जायंट ऑफ बिजन, नूरुगाई, मोरो मकिया, गोबीमारू द हॉलो, वॉप्टकिन, होरुबो किलिंग बुद्धा, टमिया गेंटेत्सुसे, एज़चोबेई, आकाजिनु कैनिबल कॉर्टिज़न और यूजुरिहा, ये सभी 10 बचे अपराधी यामाडा सेमोंग के एक्सिक्यूशनर के साथ पैराडाइज आइलैंड पर एलेक्सिर की खोज के लिए भेज दिया जाते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।